अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में जून 2004 ए लेवल्स का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं, जिसमें डिसीजन मेकिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग को टेस्ट करा गया है। तो सवाल पढ़ते हैं। सवाल में लिखा हुआ है बिलिंग बैन लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स ग्रास कटिंग इक्विपमेंट। द फॉलोइंग वाज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन for the year ended 31st of December 2003 based on a normal capacity of 4500 units। 4500 यूनिट्स की नॉर्मल कैपेसिटी के हिसाब से ये सारी चीजें आपको दी हुई हैं। ठीक है जी, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, वेरिएबल ओवरहेड्स हैं, फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं। देयर आर 30 प्रोडक्शन वर्कर्स हु ईच वर्क a 30 hours week and have 2 weeks unpaid holiday per annum। आपकी फैक्ट्री में 30 लोग काम करते हैं, हर बंदा 30 घंटे एक हफ्ते में काम करता है, और फैक्ट्री 52 में से 2 हफ्ते बंद रहती है। साल में 52 वीक्स होते हैं, यानी कि 50 वीक्स वो काम करते हैं। यानी कि अगर मुझे लेबर आवर्स ढूंढने हो ना, एक वर्किंग में साथ साथ कर लेता हूँ कि मेरी कंपनी में 30 लोग हैं, हर एक बंदा एक हफ्ते में 30 घंटे काम करता है, तो 30 इंटू 30 से मुझे पता चल जाएगा कि एक हफ्ते में कितना काम होता है। मल्टीप्लाइड बाई 50, साल में 52 हफ्ते हफ्ते होते हैं, लेकिन 2 हफ्ते अनपेड हॉलीडेज हैं, तो 50 वीक्स जो है वो काम करते होंगे। तो 30 इंटू 30 से 900, इंटू 50 से 45,000 आवर्स। 4500, 45,000 4,500 नहीं, 45,000 घंटे कंपनी में काम होता है। ठीक है जी। अच्छा, एक और बात आप यहाँ पे नोट कर सकते हो कि अगर 45,000 घंटे काम होता है, 30 वर्कर्स है, हर बंदा 30 घंटे काम करता है, तो 30 इंटू 30 900 हुआ, और 50 वीक्स काम होता है, तो 30 इंटू 30 900 हुआ, मल्टीप्लाइड बाई 50, यानी कि 45,000 आवर्स हो गए। ये टोटल आपके नंबर ऑफ आवर्स हो गए, है ना। अच्छा, इसमें ये लोग कितने यूनिट्स बनाते हैं? सर 4500 यूनिट्स बनाते हैं। तो एक और चीज आप कैलकुलेट कर सकते हो कि एक यूनिट कितनी देर में बनता है। 45,000 आवर्स वर्कर्स काम करते हैं, और 45,000 आवर्स काम कर अगर वो 4500 यूनिट्स बना रहे हैं, 45,000 आवर्स काम कर अगर वो 4500 यूनिट्स बना रहे हैं, तो मुझे ये पता चल गया कि एक यूनिट जो है ना वो 10 घंटे में बनता है। 10 आवर्स पर यूनिट, एक यूनिट 10 घंटों में बनता है। दूसरी बात, मैं लेबर की पर आवर कॉस्ट भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। कैसे? आपको लेबर की कॉस्ट दी हुई है 270,000, आपको लेबर की कॉस्ट दी हुई है 270,000, और आपको ये पता है कि 45,000 आवर्स काम होता है। 270,000 की कॉस्ट है और उसमें 45,000 आवर्स काम होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 270,000 डिवाइडेड बाई 45,000, यानी कि एक घंटे के मैं उनको $6 पर आवर पे करता हूँ, $6 पर आवर पे करता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि मैंने अगर उनको 270,000 पे किया है 45,000 आवर्स काम करने के लिए, तो एक घंटे के $6 है। अच्छा, आगे लिखा हुआ है एडिशनल कॉस्ट बेस्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ 5,000 यूनिट्स आर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स ऑफ 140,000, of which 50% are fixed and 150,000 for advertising। अब वो बोलते हैं ऊपर जो भी मैंने कॉस्ट की इंफॉर्मेशन दी हुई है, इसके साथ साथ ये इंफॉर्मेशन भी है। क्या इंफॉर्मेशन है कि 5,000 यूनिट्स अगर बनाए जाते हैं तो एडमिन का खर्चा होता है 140,000, उसमें से 50% फिक्स्ड होता है। यानी कि अगर एडमिन का खर्चा जो है वो 5,000 यूनिट्स बनाने का टोटल 140,000 होता है, उसमें से 50%, 140,000 का 50% यानी कि 70,000 फिक्स्ड होता है, और बाकी का 70,000, 140,000 का 50% यानी कि बाकी का 70,000 वेरिएबल होता है। और ये 5,000 यूनिट्स का है, ये 5,000 यूनिट्स का है। ठीक है, मैं एडमिन के खर्चे की बात कर रहा हूँ। थर्ड पैराग्राफ पे हमें एडमिन की कॉस्ट दी हुई है। एडमिन की कॉस्ट के बारे में लिखा हुआ है कि एडमिन की टोटल कॉस्ट 1,40,000 है। 1,40,000 का 50% यानी कि 70,000 फिक्स्ड है, और 1,40,000 का बकाया 50% यानी कि 70,000 वेरिएबल है, और ये 5,000 यूनिट्स की कॉस्ट है। तो अगर 70,000 की वेरिएबल कॉस्ट 5,000 यूनिट्स की है, तो वेरिएबल एडमिन कॉस्ट हो गई 70,000 डिवाइडेड बाई 5,000, यानी कि 14 पर यूनिट। ठीक है, इसके बाद लिखा हुआ है कि आपके पास 150,000 का एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है, तो ये फिक्स्ड हो गया। सेलिंग प्राइस दी हुई है 250 पर यूनिट,
The sales director has suggested that during 2004 he can sell 5,000 units at $250 each. ठीक है, अभी तो नॉर्मल कैपेसिटी 4500 है, सेल्स डायरेक्टर ये कहता है कि भाई मैं 5000 यूनिट्स भी बेच सकता हूँ 250 के हिसाब से। देयर आर 3 ऑप्शंस टू फुलफिल दिस रिक्वायरमेंट। इस ऑप्शन को फुलफिल करने के लिए, इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए 3 ऑप्शन अंडर कंसिडरेशन है। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3। हम तीनों ऑप्शन एक एक कर पढ़ेंगे, एक साथ नहीं करते। पहले हम रिक्वायरमेंट का पार्ट ए देखते हैं। बोलता है कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट ऑन द 2003 प्रोडक्शन ऑफ 4500 यूनिट्स एज्यूमिंग ऑल वेर सोल्ड। सबसे पहला हमें जो रिक्वायरमेंट दी गई है, सबसे पहली वो ये है कि अगर कंपनी 4500 यूनिट्स बेचती है तो 4500 यूनिट्स बेचने के लिए कंपनी का टोटल प्रॉफिट क्या होगा, आप ये कैलकुलेट कर दे दो। तो इस पहली रिक्वायरमेंट को जरा देखते हैं, पहली रिक्वायरमेंट को जरा सॉल्व करते हैं। अगर मैं 4500 यूनिट्स बेचता हूं तो मुझे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, यानी कि मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होगा। तो अगर मैं 4500 यूनिट्स बेचता हूं तो मेरा सेल्स रेवेन्यू कितना होगा? 4500 यूनिट्स में बेच रहा हूँ, एक यूनिट में बेचता हूँ 250 का। तो अगर मैं 4500 यूनिट्स बेचता हूँ और एक यूनिट 250 का बेचता हूँ, सो 4500 इंटू 250 इज 1125,000। 1125,000, ठीक है। इसके बाद इसमें से हम लेस कर देते हैं हमारी वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, जब हम लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट को तो उसमें सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट आएगी। जो कॉस्ट 157,500 की हुई है, ये 4500 यूनिट्स की ही है, तो किसी किस्म का कोई चेंज तो करना नहीं है, किसी किस्म की कोई एडजस्टमेंट तो करनी नहीं है। तो आपने यहाँ पे लिख दिया 157,500, क्योंकि ये है ही 4500 यूनिट्स की। अच्छा, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट जो आपको दी है 270,000, वो भी 4500 यूनिट्स की ही है, तो वो भी आपने लिख दी। इसके अलावा आपके पास वेरिएबल ओवरहेड्स है। वेरिएबल ओवरहेड्स आपके पास 54,000 लिखे हुए हैं, वो भी 4500 यूनिट्स के ही हैं, तो वो भी आपने एज इट इज ही लिख दी है। ठीक है, ये तीनों चीजें आपने एज इट इज लिख दी। इसके बाद आते हैं एडमिन ओवरहेड्स। सर वो कहां से आ गए? देखो, आपके पास ये वाला जो पैराग्राफ दिया हुआ था, इसमें बोला हुआ था कि एडमिन के भी कुछ खर्चे होंगे। 1,40,000 यूनिट्स, 5,000 यूनिट्स का खर्चा होगा, जिसमें से 50% फिक्स्ड होगा जो कि 70,000 है, और 50% वेरिएबल होगा। तो आपने ये लिखा था कि भाई 70,000 का खर्चा होगा वेरिएबल 5,000 यूनिट्स का, विच मीन एक यूनिट्स का 14 होगा। तो अब आप यहाँ पे लिख देंगे एडमिन के वेरिएबल वाले हैं। अच्छा, आप इसके लिए आप क्या करोगे? 4,500 मल्टीप्लाइड बाई 14, क्योंकि एक यूनिट की कॉस्ट 14 है, तो 4,500 यूनिट्स की हो जाएगी 4,500 इंटू 14, विच इज 63,000, विच इज 63,000। सही है जी। अच्छा, और कोई वेरिएबल खर्चा मुझे दिमाग में नहीं आता, मुझे नजर नहीं आता, तो ये सारे वेरिएबल खर्चे अगर मैं माइनस कर दूं, तो अगर सेल्स रेवेन्यू में से सारे वेरिएबल खर्चे माइनस किए जाते हैं, कंट्रीब्यूशन की वैल्यू आ जाती है, which means 1125,000 minus 175,000 minus 270,000 minus 54,000 minus 63,000। तो हमारे पास ये बच जाता है 580500। 580500, ये हमारे पास कंट्रीब्यूशन की वैल्यू बच जाती है। कंट्रीब्यूशन की वैल्यू में से हम माइनस कर देते हैं सारे के सारे अपने फिक्स कॉस्ट वाले खर्चे, तो लेस कर देते हैं फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट में एक तो आपके पास सवाल के टॉप पर ही फिक्स्ड ओवरहेड्स की वैल्यू दी हुई है जो कि 125,000 है, वो माइनस हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आपको एडमिन के खर्चों का बोला हुआ था कि 50% जो है वो फिक्स्ड है, यानी कि 70,000 वो वाले माइनस हो जाएंगे। इसके बाद आपको एडवर्टाइजमेंट का एक खर्चा दिया हुआ था। एडवर्टाइजमेंट का जो खर्चा दिया हुआ था वो 1,50,000 था, तो 1,50,000 वो एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा माइनस हो जाएगा और आपका आ जाएगा प्रॉफिट। सो प्रॉफिट हो जाएगा 5,500 माइनस 125,000 माइनस 70,000 माइनस 150,000, ये नेट बच जाता है आपका 235500। 235500 235500। ठीक है जी। ये आपका पहला पार्ट था जिसमें उसने बोला था कि कंपनी का करंट प्रॉफिट कैलकुलेट करो। आपने ये वीडियो दोबारा से यहाँ तक देखनी है ताकि आपके यहाँ तक के कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आगे सारी चीजें इसी से लिंक्ड है, तो ये बहुत जरूरी है कि आप यहाँ तक देख करना आपके कॉन्सेप्ट को पहले पक्का कर लो। पार्ट ए हमने सॉल्व करा। पार्ट बी, प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग दी प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द 3 ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन 1 2 3 के हिसाब से क्या प्रॉफिट्स होंगे, अब ये बताओ।
तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है, टू इंट्रोड्यूस ओवर टाइम। हम ओवर टाइम इंट्रोड्यूस करें या कि लेबर को बोले कि भाई जितने घंटे काम करते हो उसके ऊपर मजीद काम करो। दिस विल रिक्वायर अ पे राइज ऑफ 50% पर आवर आफ्टर दी नॉर्मल 30 आवर्स। अब अगर कोई भी ओवर टाइम करेगा, वो नॉर्मल 30 घंटे जो काम करते हैं उसके बाद काम करेगा, तो उसको मैं एक ओवर टाइम की पेमेंट करूंगा जो कि 50% होगी। ठीक है। अच्छा सर, अब इसका क्या मतलब है? देखिए हम लेबर को नॉर्मली कितने पैसे दे रहे हैं, आप ये देखें। सर लेबर को नॉर्मली जो हम पैसे दे रहे हैं ना, वो $6 पर आवर दे रहे हैं, ये आपने कैलकुलेशन करी थी। तो इसका मतलब अगर कोई लेबर ओवर टाइम करेगा, अगर कोई लेबर ओवर टाइम करेगा उसको कितने पैसे दूंगा? 6 प्लस 6 इंटू 50%। 6 इंटू 50% 3 बनता है, तो 3 और 6 कितना हो गया? 9। फिर कहना देयर विल आल्सो बी एन एडिशनल कैश पेमेंट ऑफ $1.50 फॉर ईच एक्स्ट्रा आवर। और लेबर जितने एक्स्ट्रा घंटे काम करेगा, मैं मजीद 1.5 और दूंगा। पहले तो ये लिख दिया कि मैं जितना देता हूं उससे मैं 50% ज्यादा दूंगा अगर कोई बहुत काम करता है। फिर ये भी लिख दिया कि देयर विल बी आल्सो बी एन एडिशनल कैश पेमेंट ऑफ $1.50 फॉर ईच एक्स्ट्रा आवर वर्क। यानी कि लेबर जितना एक्स्ट्रा काम करेगा, जितना एक्स्ट्रा घंटे काम करेगा, हर घंटे काम करने के उसको 1.50 और भी दूंगा। ये ऑप्शन नंबर 1 था। तो अब ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं। अच्छा ये भी याद रहे कि ये ऑप्शन हम क्यों वर्कआउट कर रहे हैं। ये ऑप्शन हम इसलिए वर्कआउट कर रहे हैं क्योंकि अब हम चाह रहे हैं, अगर आप सवाल ध्यान से पढ़ो तो हम चाह रहे हैं कि सेल्स डायरेक्टर ने जो कहा है ना कि 5,000 यूनिट बेचो, इस मॉडल पर जा रहे हैं। और उस मॉडल के लिए हमें ऑप्शन 1 2 3 में से एक ऑप्शन ऑप्ट करना है, तो ऑप्शन 1 को अब हम एनालाइज कर रहे हैं। तो अगेन आपने अगर पिछला पार्ट किया हुआ होगा अच्छे से, तो अगला पार्ट आप आराम से कर सकोगे। इसलिए पिछले पार्ट को अच्छे से जरा देखना, फिर अगले पार्ट पर जाना। चलिए जी, अब हम ऑप्शन नंबर 1 की वर्किंग करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 की वर्किंग कुछ इस तरह से होगी कि आपका जो सेल्स रेवेन्यू होगा ना, वो आएगा 5,000 इंटू 250 से। 250 सेलिंग प्राइस है, सवाल में मौजूद है। 5,000 यूनिट्स क्यों? इसलिए क्योंकि अब हम 5,000 यूनिट बेचना चाह रहे हैं, तभी तो हम इन ऑप्शंस की तरफ जा रहे हैं। तो अगर मैं 5,000 यूनिट बेचता हूँ तो मेरा सेल्स रेवेन्यू 1250 बन जाता है। 1250 इसमें से मैं लेस कर दूंगा क्या चीज? इसमें से मैं लेस कर दूंगा वेरिएबल कॉस्ट। उसमें सबसे पहले आ जाएगी डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट। अब 5,000 यूनिट्स को मल्टीप्लाई करना होगा मुझे एक यूनिट पर लगने वाली मटेरियल की कॉस्ट से। अच्छा ऊपर जो हमें कॉस्ट दी हुई थी, ऊपर जो हमें कॉस्ट दी हुई थी मटेरियल की 157,500, ये कितने यूनिट्स की थी? ये 4,500 यूनिट्स की थी। तो अगर मैं 157,500 को डिवाइड कर दूं 4,500 से, तो मुझे मटेरियल की कॉस्ट मिल जाएगी पर यूनिट 157,500 डिवाइडेड बाय 4,500 35 आता है। इसका मतलब एक यूनिट पर 35 का मटेरियल लगता है। तो 5,000 यूनिट्स के लिए 35 रुपीज के हिसाब से 35 इंटू 5,000 इज 175,000। मटेरियल का खर्चा 175,000। मटेरियल के बाद अगली चीज आ जाती है डायरेक्ट लेबर। अब डायरेक्ट लेबर की वर्किंग जरा कॉम्प्लेक्स है। कैसे? देखो डायरेक्ट लेबर के लिए हमने कैलकुलेट करा कि 30 वर्कर्स हैं, हर वर्कर एक हफ्ते में 30 घंटे काम करता है, टोटल 50 हफ्ते काम होता है, यानी कि महीने साल में 45,000 आवर्स काम होता है। ये पिछली वर्किंग है शुरू में जो करी थी। अच्छा 45,000 आवर्स में 4,500 यूनिट्स बनते हैं, तो एक यूनिट 10 घंटे में बनता है। ये दूसरी वर्किंग थी। फिर हमने ये देखा था कि $270,000 अगर मैं पे कर रहा हूँ 45,000 आवर्स काम करने के लिए, तो एक घंटे के मैं $6 पे करता हूँ। अब क्या हो रहा है? अब आप 4,500 यूनिट्स नहीं बना रहे हो, अब आप 5,000 यूनिट्स बना रहे हो। अब आप 5,000 यूनिट्स बना रहे हो, यानी कि अगर मैं 5,000 यूनिट्स बना रहा हूं, तो उसमें से 4,500 यूनिट्स तो नॉर्मली ये लोग बनाते ही थे, वो बनाए जा रहे हैं। 500 यूनिट्स इजाफी बनाए जा रहे हैं, 500 यूनिट्स एक्स्ट्रा, 500 यूनिट्स इजाफी, 500 यूनिट्स एडिशनल बनाए जा रहे हैं, जिन यूनिट्स के लिए इस लेबर से मुझे करवाना पड़ेगा ओवर टाइम। जिन यूनिट्स के लिए मुझे लेबर से करवाना पड़ेगा ओवर टाइम। तो देखिए लेबर की कॉस्ट में पहले जो 4,500 यूनिट्स है ना, पहले जो 4,500 यूनिट्स हैं, वो तो बनेंगे हर यूनिट 10 घंटे के हिसाब से, यानी कि 45,000 आवर्स जो नॉर्मली वो काम करते थे उस हिसाब से।
1 घंटे की पेमेंट 6 है, तो पहले 4500 यूनिट्स 10 घंटे के हिसाब से टोटल 45,000 आज लेंगे, 1 घंटे की पेमेंट 6 होगी, तो ये 270,000 पहली वैल्यू आ गई। ये तो वही है जो ऊपर लिखी हुई है, जो ऊपर लिखी हुई है वो भी लिख सकते हो। अगले जो 500 यूनिट्स है, गौर से सुनो, अगले जो 500 यूनिट्स है, हर यूनिट 10 घंटे में बनता है, तो उन यूनिट्स को बनाने के लिए 5,000 घंटे का होना पड़ेगा। और पैसे कितने दूंगा? 9 रुपए पर आवर। क्यों 9 रुपए पर आवर? सर आपने ऑप्शन नंबर 1 में पढ़ा था कि अगर मैं लेबर से ओवर टाइम करवाऊंगा, 45,000 घंटे से ऊपर काम करवाऊंगा, तो पहले 4,500 यूनिट 45,000 घंटे में बन गए, और जितना भी इजाफी एडिशनल ओवर टाइम करवा रहा हूँ उसके लिए मुझे 9 पर आवर की पेमेंट करनी पड़ेगी। तो मुझे 500 इंटू 10, यानी कि ये ऊपर वाले 500 इंटू 10 जो 5,000 घंटे, इसकी 9 रुपए के हिसाब से 45,000 की एक और पेमेंट करनी पड़ेगी। 45,000 की एक और पेमेंट करनी पड़ेगी। ऑल्सो एक और बात लिखी हुई थी, देयर विल बी एन एडिशनल कैश पेमेंट ऑफ $1.50 फॉर ईच एक्स्ट्रा आवर वर्क। लेबर जितना एक्स्ट्रा घंटे काम करेगा, हर घंटे के लिए मुझे 1.5 एक्स्ट्रा और भी देना होगा। तो मैं मजीद ये भी एक्स्ट्रा 500 यूनिट्स बनाने के लिए 10 घंटे के हिसाब से 5,000 घंटे काम हो रहा है, इसके 1.5 के हिसाब से मजीद कुछ एक्स्ट्रा और पैसे भी देने होंगे, और 5,000 इंटू 1.5 ये 7,500 और दूंगा। इसके अलावा और अगली कॉस्ट कौन सी थी? वेरिएबल यूनिट्स की कॉस्ट थी। अच्छा, वेरिएबल यूनिट्स की कॉस्ट 54,000 थी, 4,500 यूनिट्स थी। तो इसका मतलब वेरिएबल ओवरहेड्स 54,000 डिवाइडेड बाई 4,500, एक यूनिट के वेरिएबल ओवरहेड्स है 12, है ना। तो अब हमारे पास वेरिएबल वो हो जाएंगे 5,000 इंटू 12, क्योंकि अब मैं 5,000 यूनिट बना रहा हूँ, तो 12 रुपए के हिसाब से अगर मैं 5,000 यूनिट बनाता हूँ, तो 5,000 इंटू 12 यानी कि 60,000 के ये वेरिएबल ओवरहेड्स होंगे। उसके बाद वेरिएबल एडमिन का खर्चा था। वेरिएबल एडमिन का खर्चा कैसा था सर? मुझे ऊपर हमने कैलकुलेट किया था कि भाई 70,000 डिवाइडेड बाई 5,000 14 रुपए। तो 5,000 यूनिट्स के 5,000 यूनिट्स के 5,000 यूनिट्स के 14 रुपए के हिसाब से 5,000 यूनिट्स के 14 रुपए के हिसाब से मजीद 70,000 ये भी होगा। ठीक है जी। ये सारे आपके जो वेरिएबल खर्चे हैं वो जाते हैं, आप सारे वेरिएबल खर्चे माइनस करते हो। सो 1,250,000 माइनस 175,000 माइनस 270,000 माइनस 45,000 माइनस 7,500 माइनस 60,000 माइनस 70,000। तो ये आपके पास रह जाता है 6,225,000। 6,225,000 का आपके पास कंट्रीब्यूशन का अमाउंट रह जाता है। 6,225,000 का आपका कंट्रीब्यूशन का अमाउंट है। अब आप उसमें से लेस कर दो सारी की सारी आपकी फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट में आपके पास एक फिक्स्ड ओवरहेड्स थे, जैसे कि पार्ट ए से आपने कॉपी किए होंगे, वो एज इट इज है 1,25,000, 1,25,000 के। एडमिन के खर्चे हैं, एडमिन के खर्चे भी वैसे ही हैं, यानी कि 70,000। और आपके पास एडवर्टाइजमेंट के खर्चे हैं। एडवर्टाइजमेंट के खर्चे कितने थे? एडवर्टाइजमेंट के खर्चे थे 150,000। इसके बारे में किसी किस्म का ऑप्शन नंबर 1 में चेंज के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो अब हमारे पास 62,500 माइनस 125,000 माइनस 70,000 माइनस 150,000, यानी कि जो प्रॉफिट आएगा वो 277,500 आ रहा है। 277,500 हमारे पास जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ गया ऑप्शन नंबर 1 के हिसाब से। अच्छे से पॉज कर हर वर्किंग को देखें, और पार्ट ए आपको समझ में आ गया तो पार्ट बी काफी आसानी से आएगा। पार्ट ए जरूर देखकर बी पे बैठिएगा। अब ये ऑप्शन 1 हो गया। ऑप्शन नंबर 2 पर आते। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 क्या था? ऑप्शन नंबर 2 ये था, टू हायर न्यू मशीनरी फॉर 1 ईयर एट अ कॉस्ट ऑफ 50,000। 50,000 की कॉस्ट पर, रेंट पर हम एक मशीनरी हायर कर लेंगे। कहाँ से? रेंट पर। टू हायर अ न्यू मशीनरी फॉर 1 ईयर एट अ कॉस्ट ऑफ 50,000, 50,000 पे कर एक मशीनरी हम हायर कर लें। दिस विल लीव ऑल वेरिएबल कॉस्ट अनचेंज। उस मशीन को खरीदने की वजह से कोई भी वेरिएबल कॉस्ट में किसी भी किस्म का कोई भी चेंज नहीं आएगा। This was already under consideration and 17,500 had been spent on market research. ये पहले से ऐसा सोचा जा रहा था कि ऐसा करें, और उसकी रिसर्च के लिए 17,500 मैंने पास्ट में इनकर कर दिए थे। इसको हम डिसीजन मेकिंग में संक कॉस्ट कहते हैं, और ये मेरे डिसीजन के लिए इररिलेवेंट कॉस्ट होती है। ठीक है, रिसर्च की कॉस्ट, पास्ट कॉस्ट, संक कॉस्ट कहते हैं। डिसीजन मेकिंग के लेक्चर्स में इसकी डिटेल मौजूद है,
कि सम कॉस्ट क्या होती है, उसमें एग्जाम्पल्स के थ्रू भी समझाया गया है। इस सवाल में वो एग्जाम्पल रिपीट करूंगा तो बहुत देर लगेगी, लेकिन आप डिसीजन मेकिंग के रेलेवेंट चैप्टर में लेक्चर्स देख सकते हैं। तो 17,500 क्योंकि मेरी सम कॉस्ट है, तो सिर्फ और सिर्फ 50,000 मेरे लिए रेलेवेंट है। और वो कहता है कि ऐसा करने से सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट सेम रहेंगी, तो इसका मतलब ये हो गया कि ऑप्शन नंबर 2 पर मैं जाऊंगा तो मेरा सेल्स रेवेन्यू 5,000 इंटू 250 यानी कि 1250,000 होगा, लेस वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट जो है उसमें आप दो चीजें कर सकते हो। आप या तो एज्यूम कर सकते हो कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट रहेगी और 4,500 यूनिट्स वाली वेरिएबल कॉस्ट को 5,000 में लिया, या ऐसे तो सवाल की वर्डिंग यूज करो, क्योंकि मैंने जब इसकी मार्किंग स्कीम देखी तो दोनों चीजों में गुंजाइश है। यानी कि वर्डिंग ये कहती है कि मशीन खरीदनी है तो कोई भी चेंज नहीं होगी, तो इवन इंक्रीज में हम फिर भी कॉस्ट को जो है चेंज ही ना करें, ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो लेट से अगर मैं चेंज ही नहीं करता, वेरिएबल कॉस्ट वही वाली एज इट इज लेता हूँ ओरिजिनल ही थी, तो वेरिएबल कॉस्ट में हमारे पास मटीरियल 157,500 का आएगा, मटीरियल आएगा 157,500 का। उसके बाद फिर हम यहाँ पे लेबर लिख रहे हैं, लेबर की भी वैल्यू हम एज्यूम करके चेंज, तो पहले 270,000 थी, 270,000 ही लिख रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर वेरिएबल 54,000 थे तो 54,000 लिख रहे हैं। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि सर यहाँ पर यूनिट्स तो 4,500 के बजाय 5,000 हो गया, आप ये 4,500 यूनिट्स वाली वेरिएबल कॉस्ट लिख रहे हो, आपको 5,000 यूनिट्स वाली लिखनी चाहिए। तो जनाब सवाल में वर्डिंग ये क्लियर नहीं है कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगी या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज होगी या टोटल कॉस्ट चेंज नहीं होगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो आप पिछली वैल्यूज भी लिख सकते हो, क्योंकि सवाल में यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है दिस विल लीव ऑल वेरिएबल कॉस्ट अनचेंज, मशीन खरीदने की वजह से कोई भी वेरिएबल कॉस्ट चेंज नहीं होगी। दूसरा आर्ग्यूमेंट भी सही है, क्या आप यूं बोलो कि सर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज नहीं होगी, लेकिन क्योंकि यूनिट्स इंक्रीज में है तो टोटल अमाउंट जो इंक्रीज होने चाहिए और इसलिए इसको एडजस्ट करेंगे। अच्छा, इसके अलावा वेरिएबल एडमिन की कॉस्ट, वेरिएबल एडमिन की कॉस्ट 93 छाप दें, यानी कि 4,500 यूनिट्स पर थी, तो वो कितनी ही हमने कैलकुलेट करी होगी वेरिएबल एडमिन 63,000, वो भी ऐसे कि 63,000 ही लिखे होते हैं, उसको भी किसी किस्म का कोई भी चेंज नहीं करते, ठीक है। इसको क्या हो गया भाई, तो जरा कुछ गड़बड़ हो गई है क्या, चलो खैर। हमारे पास वेरिएबल ओवरहेड में लेबर, अच्छा इसको भी लेबर भी मिट गया, ये भी मिट गया, कुछ शायद मैंने आगे पीछे कर दी चीजें, खैर। 270 और 54,000, 270,000, 54,000, ठीक है जी। ये वैल्यूज हमने एज इट इज लिखी। अच्छा, इसके बाद फिर क्या हुआ, इसके बाद आपने जो मशीन हायर करी है उसका जो लीज रेंटल है, उसका जो किराया है वो आपने पे करना है, वो 50,000 रुपए का पे करना है। अच्छा सॉरी, वो तो फिक्स्ड है ना, सही है। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं कंट्रीब्यूशन पर। सो ऑप्शन नंबर 2 में हमारी जो कंट्रीब्यूशन होगी, ऑप्शन नंबर 2 में हमारी जो कंट्रीब्यूशन होगी वो हो जाएगी 1,250,000 माइनस 1,575,000 माइनस 270,000 माइनस 54,000 माइनस 63,000, ये बच जाएगा आपका 70,55,000, 70,55,000। फिर हम फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे। फिक्स कॉस्ट में हमारे पास एक तो फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं, फिक्स्ड ओवरहेड्स हमारे पास के ऊपर लिखे जा रहे थे वो होंगे 125,000 के। उसके अलावा आपके पास एडमिन वाले खर्चे हैं, एडमिन वाले खर्चे जो हैं वो हमारे 70,000 रुपए थे। उसके अलावा आपके एडवर्टाइजमेंट वाले खर्चे हैं, एडवर्टाइजमेंट वाले खर्चे आपके 1.5 लाख थे। उसके अलावा ऑप्शन नंबर 2 में है, ऑप्शन नंबर 2 में आपके मशीन किराए के लिए जिसका साल का किराया रेंटल, जो फिक्स रेंटल है पूरे साल का, वो 50,000 है, वो माइनस करेंगे। तो जनाब इस तरह से हमारा जो प्रॉफिट ऑप्शन नंबर 2 में आएगा 70,55,000 माइनस 125,000 माइनस 70,000 माइनस 150,000 माइनस 50,000, यानी कि ये बन जाएगा 310,500, 310,500, ठीक है, 310,500। फिर आ जाते हैं हम ऑप्शन नंबर 3 पर। ऑप्शन नंबर 3 पर है टू बाई इन दी एक्स्ट्रा यूनिट्स एट अ कॉस्ट ऑफ $200। तीसरा ऑप्शन ये देता है कि जितने एक्स्ट्रा यूनिट्स चाहिए ना 4,500 के ऊपर, वो आप बाहर से एक थर्ड पार्टी से $200 पर यूनिट का परचेज करें। तो अगर मैं थर्ड पार्टी से परचेज करता हूँ और ऑप्शन नंबर 3 की वर्किंग करता हूँ, ऑप्शन नंबर 3 की वर्किंग करता हूँ, तो मेरा जो सेल्स होगी वो 5,000 इंटू 250 होगा, 5,000 इंटू 250 के हिसाब से, 5,000 इंटू 250 के हिसाब से 1,250,000 होगा।
इसमें से हम लेस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट को। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट को डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल और वेरिएबल एडमिन कॉस्ट, ये सारी कौन सी आएंगी? 4500 यूनिट्स वाली आएंगी। क्यों? बाकी जो 500 यूनिट्स है वो तो आप बाहर से 200 में खरीद रहे हो, उसको खुद नहीं बना रहे हो, तो इसकी मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट, की कॉस्ट, कोई भी कॉस्ट इनकर नहीं होगी। तो वही 157,500, यहाँ पर आ जाएगा 157,500। उसके बाद लेबर आ जाएगा 270,000, उसके बाद 54,000, उसके बाद रिलीजन एनुअल का 70,000। और यहाँ पर परचेज कॉस्ट एक और चीज आ जाएगी। 500 यूनिट्स मैंने बाहर से 200 के हिसाब से खरीदे हैं, तो इसके 10,000 अलग से लिखे हुए आ जाएंगे, ये मैं बाहर से खरीद रहा हूँ। इसको अगर मैं नेट ऑफ करता हूँ, कंट्रीब्यूशन देखता हूँ कि कितनी आती है, इसको अगर मैं नेट ऑफ करता हूँ, कंट्रीब्यूशन देखता हूँ कि कितनी आती है, सिर्फ और सिर्फ चेंज किया ओरिजिनल से। यहाँ पर 500 यूनिट जो है वो 200 रुपए के हिसाब से बाहर से खरीदें, तो 1,250,000 माइनस 157,500 माइनस 270,000 माइनस 54,000 माइनस 70,000 माइनस 10,000, ये आपकी कंट्रीब्यूशन आ जाती है 688,500, 688,500। और फिर इसमें से लेस कर देंगे फिक्स कॉस्ट, वही सारी फिक्स कॉस्ट है जो पिछले पार्ट से चलती हुई आ रही है। एक फिक्स्ड ओवरहेड्स है, फिक्स्ड ओवरहेड्स की वैल्यू कितनी है? 1,250,000। उसके बाद आपके पास जो एडमिन की कॉस्ट है, जो आपके पास एडमिन की कॉस्ट है 70,000 की फिक्स थी, वो आ रही है। जो आपके पास एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट है वो 150,000 फिक्स आ रही थी, वो आ रही है। तो ये सारी चीजें अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास 688,500 माइनस 125,000 70,000 और 150,000, 343,500 का प्रॉफिट आता है। 343,500 का प्रॉफिट आ जाता है। ये हमारे पास इस स्पेसिफिक मेथड का आंसर भी आ गया। ठीक है, तो इसको जरा मैं चेक कर लूँ, इसमें कोई गड़बड़ तो मैंने नहीं कर दी। एक मिनट। 157,500, 270,000, 54,000, 63,000। 157,500, 270, 54। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, एक गड़बड़ कर दी मैंने। ये वेरिएबल एडमिन कॉस्ट जो है ना, ये 70,000 नहीं थी, ये 63,000 थी ना। 63,000 क्यों थी? देखिए यहाँ पर आपके पास पार्ट नंबर ए में आपने कैलकुलेट करी थी 14 एक यूनिट की, तो 4,500 यूनिट्स की 63,000। सर 5,000 यूनिट की क्यों नहीं लेंगे बेटा? ये वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट अमूमन तब इनकर होती है जब आप यूनिट खुद बना रहे हो। तो यहाँ पर तो यूनिट आप बाहर से परचेज कर रहे हो, बाहर से परचेज कर रहे हो, तो ये 63,000 पे ही आ रहा होगा। और ये 63,000 पर आएगा तो स्लाइड रिविजन जो है उसको देख लेते हैं। हमारे पास वैल्यूज क्या बन जाएंगी भाई? हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन है वो बन जाएगी 1,250,000 माइनस 1,57,500, 270,000, 54,000, 63,000। उसके बाद फिर 10,000, जो आता है 6,95,500। ठीक है, 6,95,500। इसमें से हम माइनस कर देते हैं, इसमें से हम माइनस कर देते हैं 125,000, 70,000 और 150,000 को, तो बच जाता है 350। मुझे जरा इसको चेक करना पड़ेगा, क्या गलती हो रही है। एक मिनट। 157,500 भी सही है, 270,000 भी सही है, 54,000 है, 63,000 है। बाइंग इनकी कॉस्ट 10,000 है, और जो हमारी फिक्स कॉस्ट है वो है 125, 70 और 150, 345। मैं चेक करता हूँ। 1,250,000 माइनस 157,500, 270,000, 54,000, 63,000, 10,000, 6,95,500 माइनस 125,000 माइनस 70,000 और माइनस 150,000। अच्छा, 500 इंटू 200, 500 इंटू 200, यहाँ पर एक जीरो कब लगाया है?
ये 500 इंटू 200 1 लाख बनेगा। ठीक है, तो 1250 1250 माइनस 157500 माइनस 270 माइनस 54,000 माइनस 63,000 माइनस 100 6050 ये बनेगा 60550। ये बनेगा 60550 5500 माइनस 125,000 माइनस 70,000 माइनस 150,000 260,500 260,500 ये प्रॉफिट बन रहा है हमारा ऑप्शन नंबर 3 का। ठीक है, अच्छा इसके बाद सवाल ने क्या बोला था, इसके बाद सवाल ने बोला था राइट अ ब्रीफ स्टेटमेंट कंपेयरिंग द 3 ऑप्शंस। अब देखिए ऑप्शन नंबर 1 में आपका प्रॉफिट 277,500 है, ऑप्शन 2 में 310,500 है और ऑप्शन 3 में आपका प्रॉफिट जो है वो 260,500 है। तो इसको जरा हमें डिस्कस करना है, इन तीनों ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। इन तीनों ऑप्शंस को करते हैं डिस्कस। एक मिनट, चलिए डिस्कस कुछ इस तरह से करते हैं कि मैं आपको जरा इसका आंसर दिखाता हूँ। देखिए ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है सेकंड मोस्ट प्रॉफिटेबल ऑप्शन बट विल लीड टू एम्प्लॉइज एक्सपेक्टिंग ओवर टाइम इन फ्यूचर। ऑप्शन नंबर 1 में आप लेबर से ओवर टाइम करवा रहे थे, सेकंड मोस्ट प्रॉफिटेबल है, और लेबर से जब एक बार ओवर टाइम करवाओगे तो वो एक्सपेक्ट करेंगे आप बार बार ओवर टाइम करवाओगे। इससे कुछ वर्कर्स मोटिवेट होंगे कि उनको एक्स्ट्रा अर्निंग होगी और कुछ डीमोटिवेट होंगे कि उनको सोशल आवर्स लगाने पड़ना। ऑप्शन नंबर 2 मार्केट रिसर्च कॉस्ट ऑलरेडी स्पेंड सो नो फर्दर आउटले एंड बेस्ट नेट प्रॉफिट बट देयर मे बी टीथिंग ट्रबल्स एंड पॉसिबल रीट्रेनिंग प्रॉब्लम्स। ऑप्शन नंबर 2 में आप एक मशीन लेकर आ रहे थे जो काम करेगी, तो कुछ वर्कर्स नाराज हो सकते हैं और कुछ वर्कर्स जो मशीन चलाएंगे उनकी कुछ ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी, लेकिन इसमें प्रॉफिट बेस्ट है, हाईएस्ट है। ऑप्शन 3 नो एडिशनल कैपिटल आउटपुट बट पॉसिबल प्रॉब्लम्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। ऑप्शन 3 में आप बाहर से चीजें खरीदो, तब जब आप बाहर से चीजें खरीदोगे तो उसकी प्रोडक्ट बनाने की क्वालिटी पर आपका कंट्रोल ही नहीं होगा। आप खुद नहीं बना रहे होंगे तो आपका कोई इनपुट नहीं होगा और उसकी क्वालिटी सही नहीं हुई तो कस्टमर्स आपको ब्लेम करेंगे रादर देन जहां से वो चीजें खरीदी जा रही हैं। तो ये था पूरा सवाल। आई होप कि आप पूरा सवाल देखकर और उसको नोट करोगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।